जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 23 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने 23 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग 23 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी बात करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि 20 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग के साथ गतिमान है। वस्तु द्वारा लगाई गई गतिज ऊर्जा कितनी है? ऑप्शन दिया हुआ है 250 जूल, दूसरा ऑप्शन है 150 जूल, तीसरा ऑप्शन है 350 जूल और चौथा ऑप्शन है 200 जूल। बताइए नहीं बनेगा, आसानी से बन जाएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई आपका 20 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु है और वो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी बड़ा ही सरल है, यहाँ पे वस्तु का m यानी कि द्रव्यमान जो है वो 20 केजी दिया हुआ है और साथ ही साथ वस्तु जो है वो 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। हमसे पूछा जा रहा है कि ke क्या होगा, गतिज ऊर्जा क्या होगा। हम सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ke इक्वल टू फार्मूला होता है हाफ mv² और हम क्या कहेंगे यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू m के जगह 20 हो जाएगा और यहाँ पे वेग कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी 25 हो जाएगा, तो गुना 25 लिख देंगे। 2 10 जा कितना होता है 20 और 10 25 जा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 250 जूल। तो आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है विघटन, दूसरा ऑप्शन है अपचयन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीकरण। क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन के साथ क्या होता है। आप कहेंगे सर क्या होता है, हमको कैसे पता चलेगा? हम लोग जब तक रिएक्शन नहीं देखेंगे तब तक हम लोग कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, चूँकि आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है, तो मतलब साफ है यहाँ पे अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ हो रही है और जब इस दोनों के बीच अभिक्रिया हो रही है तो क्या बन रहा है, तो तांबा धातु और जल का निर्माण हो रहा है। मतलब क्या कि कॉपर और H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप सरल शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी व्हेन द कॉपर ऑक्साइड रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन देन दे फॉर्म कॉपर एंड H2O। मतलब ये हुआ कि जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तब क्या बनाएगा, कॉपर धातु बनाएगा और साथ ही साथ जल का निर्माण होगा। मेरे मित्र जरा सा गौर फरमाएंगे इस केमिकल रिएक्शन पे। आप सभी क्या देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर निकल के हाइड्रोजन के साथ जुट करके H2O बना ले रहा है और कॉपर को अकेला छोड़ दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है सर, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है। आप सभी के माइंड में चलने लगा होगा कि गुरुजी कहीं ना कहीं आप यहाँ पे बात ऑक्सीकरण और अवकरण की कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में जब हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं उसमें हम लोग एक रिएक्शन ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। और दूसरा हम लोग अवकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसको हम लोग अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं। और इसमें कहीं से कोई भी शक नहीं है कि ऑक्सीकरण और अपकरण क्या होता है आप सबों को ना मालूम हो। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, जुटता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन क्या होता है, हटता है। जबकि अवकरण अभिक्रिया जो है वो वैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, हटता है और क्या जुटता है, हाइड्रोजन जुटता है।
मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा अपनी इस रिएक्शन पे। आप क्या देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। तो जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी वहाँ पे अपकरण या अपचयन होगा। मतलब साफ है कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, आप कहेंगे कि गुरुजी इसका तो अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। और क्या हो रहा है सर? तो सर इसी अभिक्रिया में जब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल जा रहा है तो ये हाइड्रोजन के साथ जाकर के जुट जा रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है। ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीजन जुटेगा तो क्या होगा? आप कहेंगे ऑक्सीकरण होगा। मतलब साफ है कि जब कॉपर ऑक्साइड H2 के साथ यानी कि हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो इस अभिक्रिया में क्या होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी कॉपर ऑक्साइड का अपकरण या अपचयन होगा, जबकि हाइड्रोजन का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र एक और खास बात आप सभी ध्यान में रखेंगे। क्या देख रहे हैं आप सभी कि इस रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन अभिक्रिया भी हो रही है और साथ ही साथ ऑक्सीकरण की भी प्रक्रिया हो रही है। और आप सबों को मालूम होगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ये रिएक्शन है ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आप कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण है, जिसमें क्या हो रहा है? तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 4 रक्त समूह A, B, AB और O होते हैं। जो जीन इन रक्त समूहों की आनुवांशिकता को नियंत्रित करते हैं उन्हें IA, IB और I कहा जाता है। निम्न में से किस जीन संयोजन से रक्त समूह A निर्मित होगा? ऑप्शन दिया हुआ है IA या IAI। दूसरा ऑप्शन है IA या II। तीसरा ऑप्शन है IAIB और चौथा ऑप्शन है IAIB या IAI। क्या होगा इसका आंसर? आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी ये क्वेश्चन ही हम लोगों को पल्ले नहीं पड़ा। तो मेरे मित्र आसानी से समझ जाएंगे। इतना तो आप सबों को मालूम होगा कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। आप कहेंगे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। और ये चारों प्रकार कौन कौन से हैं? आप सभी याद रखेंगे A, B, AB और साथ ही O। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने करा था, तो आप सभी याद रखना कार्ल लैंडस्टेनर नामक वैज्ञानिक ने करा था। किसने करा था? कार्ल लैंडस्टेनर नामक वैज्ञानिक ने करा था। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि 4 रक्त समूह होते हैं A, B, AB और O, और इन चारों ही रक्त समूह के आनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाला जो जीन होता है, इन चारों ही रक्त समूह के आनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाला जो जीन होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको IA, IB और I बोला जाता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन तीनों जीन में से किसके संयोजन से रक्त समूह A का फॉर्मेशन होता है? आप कहेंगे कि चलो सर ये तो हम समझ गए, ये जो IA, IB और I है ये आनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाला जीन है, लेकिन ये बताओ कि बायोलॉजिकली इसको क्या बोला जाता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि बायोलॉजिकली इसको एलील बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलील बोला जाता है। आप कहेंगे कि सर ये बताओ कि यहाँ पे ये IA का मतलब क्या होगा, IB का मतलब क्या होगा, I का मतलब क्या होगा? तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो आपका IA लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एलील फॉर एंटीजन A, एलील फॉर एंटीजन A। और ध्यान दीजिएगा जो IB लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एलील फॉर एंटीजन B, एंटीजन B। और जो आपका सीधे स्मॉल I लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एलील फॉर नो एंटीजन, एलील फॉर नो एंटीजन।
मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे IA लिखा हुआ रहेगा उसका मतलब होगा एलील फॉर एंटीजन A, जहाँ पे IB लिखा हुआ रहेगा उसका मतलब होगा एलील फॉर एंटीजन B, और जहाँ पे सीधे I लिखा हुआ रहेगा उसका मतलब होगा एलील फॉर नो एंटीजन, यानी कि इसमें कोई एंटीजन नहीं होगा। और ये तीनों ही क्या हैं, तो रक्त समूह के आनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाला जीन है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि गुरुजी इनमें किसके संयोजन से ये चारों रक्त समूह का फॉर्मेशन होगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे क्या कि जब यहाँ पे कैपिटल I होगा, IA या IAI इसका संयोजन होगा तब आपका ब्लड ग्रुप A का निर्माण होगा, और जब IB या IBI इसका संयोजन होगा तब ब्लड ग्रुप B का फॉर्मेशन होगा, और साथ ही जब IA और IB इसका संयोजन होगा तो ब्लड ग्रुप AB का फॉर्मेशन होगा, और साथ ही जब आपका दो छोटा वाला I एक दूसरे के साथ कंबाइन करेगा तब ब्लड ग्रुप O का निर्माण होगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा था, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था कि चार रक्त समूह होते हैं A, B, AB और O। इन चारों ही रक्त समूह के आनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाला जो जीन होता है उसको IA, IB और I बोला जाता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा था कि इन तीनों ही जीन में से किसके संयोजन से ब्लड ग्रुप A का फॉर्मेशन होगा। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी IA या IAI के संयोजन से क्या होगा, ब्लड ग्रुप A का फॉर्मेशन होगा। तो इस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। मेरे मित्र अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ देता कि इन तीनों में से किसके संयोजन से ब्लड ग्रुप B का फॉर्मेशन होगा, तो आप सभी क्या कहते, IB या IBI के फॉर्मेशन से ब्लड ग्रुप B का फॉर्मेशन होगा। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि इन तीनों ही आनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाले जीन में से किस दो जीन के संयोजन से ब्लड ग्रुप AB का निर्माण होता, तो आप कहते IA और IB। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि इन तीनों ही आनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाले जीन में से किसके संयोजन से ब्लड ग्रुप O का फॉर्मेशन होगा, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो दो छोटा वाला I है उसके संयोजन से किसका फॉर्मेशन होता, ब्लड ग्रुप O का फॉर्मेशन होता। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित तीन तत्वों में से किसका सबसे बाहरी सेल भरा है। ऑप्शन दिया हुआ है हीलियम, नियोन, आर्गन। दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, हीलियम, नियोन, और चौथा ऑप्शन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें मौजूद तीनों ही तत्व का जो बाहरी सेल है वो पूर्ण रूप से भरा होता है। आप कहेंगे सर बड़ा ही आसान है, सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के हम लोग देख लेंगे कि कौन से तीन तत्व का बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरा हुआ है और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो एग्ज़ाम में आपका बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा और पता चला कि इस एक क्वेश्चन को करने के चक्कर में आपने 2-3 क्वेश्चन और छोड़ दिया है। आप कहेंगे सर फिर ये बनेगा कैसे। मेरे मित्र आसानी से बन जाएगा। सिर्फ यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक छोटा सा बात रिकॉल करना होगा। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी हमारे केमिस्ट्री में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो अस्थाई माने जाते हैं। केमिस्ट्री में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो क्या माने जाते हैं, अस्थाई माने जाते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इसी को हम लोग अक्रिय गैस तत्व कहते हैं, जिसको इंग्लिश में नोवेल गैस एलिमेंट या फिर इनर्ट गैस एलिमेंट बोला जाता है। अच्छा आप बताओ कि जो अक्रिय गैस हैं वे अस्थाई क्यों माने जाते हैं। आप कहेंगे बड़ा ही सरल सा जवाब है, जितने भी अक्रिय गैस होते हैं उसकी जो बाहरी कक्षा होती है परमाणु की वो पूर्ण रूप से भरा हुआ रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी तत्व जिसका बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरा हुआ होगा वो क्या माना जाएगा, अस्थाई माना जाएगा। और नो डाउट आप सबों को मालूम है कि जब हम लोग अक्रिय गैस की बात करते हैं इसमें हमारा कौन कौन सा तत्व आ जाता है। आप कहते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन आ जाता है। मतलब ये हुआ कि जो आपका ये 6 तत्व है इसका बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, इसीलिए ये अस्थाई माने जाते हैं। और दैट्स वाई इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्रिय गैस तत्व कहते हैं। हम लोग को यहाँ पे क्या चेक कर लेना है, हम लोग को अपने ऑप्शन में ये चेक कर लेना है कि किस ऑप्शन में जो हमारा तीनों तत्व है वो तीनों के तीनों अक्रिय गैस है। आप कहेंगे अगर सर ऑप्शन चेक किया जाए तो पहले ऑप्शन में हीलियम, नियोन और आर्गन है।
आप कहेंगे सर पहले ही ऑप्शन में जो तीनों तत्व है वो अक्रिय गैस तत्व है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे दूसरे ऑप्शन में मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम है, तो क्या इसका बाहरी कक्षा पूर्ण नहीं होगा। मेरे मित्र, मैंने आपको पहले ही बताया इस डाउट को क्लियर करने के लिए कि जितने भी अक्रिय गैस तत्व हैं केमिस्ट्री में, सिर्फ और सिर्फ उसी का बाहरी कक्षा क्या होता है, पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, और इसीलिए ये क्या माने जाते हैं, अस्थायी माने जाते हैं। तो आपके दूसरे ऑप्शन में कोई भी अक्रिय गैस तत्व नहीं है। आपका तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, हीलियम, नियॉन। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हमसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किस ऑप्शन के तीनों तत्वों का बाहरी कक्षा पूर्ण है, जबकि तीसरे ऑप्शन में एक एलिमेंट मैग्नीशियम है जिसका बाहरी कक्षा पूर्ण नहीं है, जबकि जो दूसरा एलिमेंट हीलियम और नियॉन है ये तो अक्रिय गैस तत्व है, तो ऑलरेडी इसका बाहरी कक्षा क्या होगा, पूर्ण होगा। तो इस हिसाब से तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। और अगर आप चौथे ऑप्शन की बात करें तो चौथे ऑप्शन में फिर से आपका कोई अक्रिय गैस तत्व नहीं है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक लेंस की पावर -2.5D है, लेंस का प्रकार और इसकी फोकस लंबाई क्रमशः होगी। ऑप्शन दिया हुआ है अवतल -0.40 मीटर, दूसरा ऑप्शन है अवतल 0.40 मीटर, तीसरा ऑप्शन है उत्तल -0.40 मीटर, और आपका चौथा ऑप्शन है उत्तल 0.40 मीटर। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई लेंस है जिसकी पावर जो है वो -2.5D है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस लेंस की फोकल लंबाई क्या होगा और लेंस जो है वो किस प्रकार का होगा, यानी कि लेंस का प्रकार क्या होगा। आप कहेंगे गुरुजी ये कैसे बनेगा? मेरे मित्र, आसानी से बन जाएगा। आप सबों को मालूम होगा कि जब हम लोग लेंस की क्षमता की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी लेंस की जो क्षमता होती है वो लेंस के फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि P = क्या होता है, 1/f होता है, और यही लेंस के पावर के लिए क्या होता है, तो आप कहते हैं सर फार्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में लेंस का पावर दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी फोकल लंबाई क्या होगी, तो आप सभी नहीं निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी P के जगह हम -2.5 रखेंगे और साथ ही साथ हमको F तो निकालना ही है। जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये हो जाएगा -2.5 × F = 1, और जब हम लोग यहाँ से F निकालेंगे तो क्या कहेंगे गुरुजी ये हो जाएगा -1/2.5। जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे एक 0 चला जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 0.4 आ जाएगा। एक 0 आप बाद में रख भी देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस साइन आपका यहाँ आ जाएगा। यानी कि जिस लेंस की बात आपके क्वेश्चन में करी जा रही है उसकी फोकल लंबाई कितनी होगी, 0.40 मीटर होगी, साथ में क्या होगा, माइनस होगा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये माइनस साइन क्या बताता है, तो मेरे मित्र यही माइनस साइन लेंस किस प्रकार का होगा इसको पहचानने में मदद करेगा। यहाँ पे आप सभी नोट करके लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि लेंस की F अगर क्या हो, निगेटिव हो, ऋणात्मक हो, तो वो लेंस आपका कौन सा होगा, आप सभी याद रखना, वो लेंस आपका अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। और साथ ही ध्यान में रखना कि लेंस की फोकल लंबाई अगर पॉजिटिव हो तो जो आपका लेंस होगा वो कौन सा होगा, तो आप ध्यान में रखना उत्तल लेंस होगा। कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा। तो मेरे मित्र आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक लेंस की पावर -2.5D है, लेंस का प्रकार और इसकी फोकस लंबाई क्रमशः होगी। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जिस लेंस की पावर -2.5D है उसकी फोकल लंबाई 0.40 मीटर होगी, क्योंकि इसका जो फोकल लंबाई है वो ऋणात्मक आ रहा है, इसीलिए ये लेंस हमारा क्या होगा, अवतल होगा। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में अवतल और -0.40 मीटर लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो सर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछते कि ये बताओ कि जो लेंस का पावर है इसका SI यूनिट क्या होता है, लेंस की क्षमता का SI यूनिट क्या होता है, तो आप सभी याद रखना डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बड़ा वाला D से रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही हलवा टाइप क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है कि ऊर्ध्वपातन क्या है।
पहला ऑप्शन है यह किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन है यह किसी तरल के गैस में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन है यह किसी गैस के तरल में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। और चौथा ऑप्शन है यह किसी ठोस के द्रव में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन करा जा रहा है कि ऊर्ध्वपातन क्या है। और मेरे मित्र, मैंने अपने सेशन में कई बार ये चीज़ आपको बताया है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों से उम्मीद करूँगा। और सही आंसर क्या होगा आप सभी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि डैश को विद्युत परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट मीटर, तीसरा ऑप्शन है अमीटर और चौथा ऑप्शन है फ्यूज़। बताइए, अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो मेरे ख्याल से इन सब टाइप के प्रश्नों को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और मैं जो आपको कंसेप्ट बताता हूँ कहीं ना कहीं पीछे के सेशन में ये चीज़ भी आपको बताया है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में भी हम लोग डील करेंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डैश को विद्युत परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है। मेरे मित्र, आपका पहला ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर। पहला ऑप्शन क्या है? गैल्वेनोमीटर। तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो गैल्वेनोमीटर है इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो आप सभी याद रखेंगे कि इसके द्वारा विद्युत धारा की दिशा को मापा जाता है। विद्युत धारा के डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए या विद्युत धारा की दिशा को बताने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि कम अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया जाता है। और ध्यान में रखेंगे कि गैल्वेनोमीटर को सर्किट में, ध्यान दीजिएगा कि सर्किट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को हम लोग सर्किट में किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ध्यान देंगे कि श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग किसी सर्किट में विद्युत धारा के डायरेक्शन का पता लगाएंगे तो वहाँ पे गैल्वेनोमीटर को हम लोग कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ करके पता लगाएंगे। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है वोल्ट मीटर। मेरे मित्र, ध्यान में रखिएगा कि वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मापते हैं? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी विभवांतर मापते हैं। क्या मापते हैं? विभवांतर मापते हैं। और वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? मैंने पीछे के सेशन में आपको बताया है। आप कहेंगे कि गुरुजी इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और आपका अगला ऑप्शन है अमीटर। मैंने आपको ये भी बताया है। क्या बताया? कि अमीटर जो है इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? तो गुरुजी इसके थ्रू हम लोग विद्युत धारा मापते हैं। क्या मापते हैं? विद्युत धारा मापते हैं। और साथ ही अमीटर को हम लोग विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? आप कहेंगे गुरुजी इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो फ्यूज़ भी दिया हुआ है, तो आपको इसमें कहीं से कोई शक नहीं होना चाहिए कि फ्यूज़ क्या है आपका। तो सर ये एक सुरक्षा डिवाइस है। क्या है? सुरक्षा डिवाइस है। और ध्यान दीजिएगा कि फ्यूज़ जो है वो आपके घर में किस क्रम में जुड़ा हुआ रहता है? तो आप सभी याद रखेंगे कि फ्यूज़ जो है आपके घरों के सर्किट में या किसी भी सर्किट में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। और ध्यान दीजिएगा कि फ्यूज़ जो है वो किस चीज़ से बना होता है? आप सभी याद रखेंगे टीन और लेड के मिश्र धातु से बना होता है। यह फ्यूज़ जो एक सुरक्षा डिवाइस है वो जो है आपका किसका मिश्रण होता है? तो टीन और लेड का मिश्रण होता है, जो कि आपके सर्किट में या आपके घरों के सर्किट में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश को विद्युत परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है। आप क्या कहेंगे? गैल्वेनोमीटर, अमीटर और फ्यूज, इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जबकि यहाँ पे आपने वोल्ट मीटर में क्या लिखा है कि इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो सही आंसर आप बताओ क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की? ऑप्शन दिया हुआ है न्यूलैंड, दूसरा ऑप्शन है डोब्राइनर, तीसरा ऑप्शन है मोस्ली और चौथा ऑप्शन है मेंडलीफ। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों वैज्ञानिक में से कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने आवर्त सारणी में भविष्य में कुछ और तत्व के खोजे जाने की भविष्यवाणी व्यक्त करी थी, या फिर आप कह सकते हो कि संभावना व्यक्त करी थी। आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन का भी आंसर हम सबों को मालूम है, तो सही आंसर क्या होगा? आप सभी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है
आइए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है CnH2n, दूसरा ऑप्शन है CnH2n-2, तीसरा ऑप्शन है CnH2n+1 और आपका चौथा ऑप्शन है CnH2n-1। क्या होगा इसका आंसर? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है समानु सूत्र करके, तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी इसको हम लोग बखूबी समझ रहे हैं कि वैसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बना हुआ होता है उसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? आप कहते हैं 2 प्रकार के, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान दीजिएगा, सैचुरेटेड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो सैचुरेटेड को हम लोग हिंदी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और अनसैचुरेटेड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम लोग हिंदी में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? आपका एल्केन है। और साथ ही जो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? आपका एल्कीन होता है और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा आपका एल्काइन होता है। दूसरा क्या होता है? एल्काइन होता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का क्या होता है? समान सूत्र होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में जनरल फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल फार्मूला। हिंदी में बोले तो सामान्य सूत्र कहते हैं। नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है, जहाँ पे n क्या है? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम है। और साथ ही एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो आप सभी याद रखना CnH2n होता है। और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो आप सभी ध्यान में रखना CnH2n-2 होता है। तो कोई भी आपसे पूछे कि एल्केन का सामान्य सूत्र, आप कहेंगे CnH2n+2, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। ध्यान में रखिएगा कि एल्केन में जो कार्बन और कार्बन आपस में जुटे हुए रहते हैं वो किस बॉन्ड से? तो सर सिंगल बॉन्ड से। जबकि एल्कीन में जो कार्बन और कार्बन आपस में जुटे हुए रहते हैं वो किस बॉन्ड से? तो डबल बॉन्ड से। जबकि एल्काइन में जो कार्बन और कार्बन आपस में जुटे हुए रहते हैं वो किस बॉन्ड से? तो ट्रिपल बॉन्ड से। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसका मतलब ये हुआ कि एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। बहरहाल आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है? आप सभी कहेंगे CnH2n-2। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहिएगा सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है। 15 मिनट में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी की गणना करें। ऑप्शन दिया हुआ है 33 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 32 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 36 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 35 किलोमीटर। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे सर आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन करा जा रहा है कि ट्रेन की स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर है। कितना है? 144 किलोमीटर पर आवर है। और आपसे पूछा जा रहा है कि 15 मिनट में ट्रेन के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी बस हम लोग को यहाँ पे एक दिक्कत है कि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो किलोमीटर में दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, फटाक से टाइम को मिनट से आवर में चेंज कर लेंगे और ये क्या हो जाएगा 15/60। ध्यान दीजिएगा, आप सबों को मालूम होगा कि डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला क्या होता है। आप कहेंगे कि सर जी स्पीड इंटू टाइम होता है। क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? 144। टाइम कितना है? 15/60। 15 एकम 15, 15 चौका 60 और 4 से 36 बार में 144 घलट जाएगा। तो सर सही आंसर कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर। मतलब ये हुआ कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है अगर वो 144 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 15 मिनट चलती है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 36 किलोमीटर। सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 1 kg द्रव्यमान की एक वस्तु में जमीन के सापेक्ष 2 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है।
जब यह निम्नलिखित ऊंचाई पर होती है तो g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानने पर जो ऊंचाई होगी वो 1 मीटर होगी, 0.5 मीटर, 0.1 मीटर, 0.2 मीटर। मेरे मित्र सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे ये करा जा रहा है कि कोई 1 kg द्रव्यमान की एक वस्तु है जिसका जमीन के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा 2 जूल है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखा जाए, ये जमीन से कितनी ऊंचाई पे होगी। आप क्या कहेंगे कि सर सीधे सीधे यहाँ पे ऊंचाई निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे m = कितना है, आप कहेंगे 1 kg। इसकी स्थितिज ऊर्जा यानी कि P कितना है, तो सर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 जूल। g का वैल्यू कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ज़मीन से ये कितनी ऊंचाई पे होगी। ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। क्या कहेंगे कि सर जी P = क्या होता है, mgh होता है। P के जगह क्या रखेंगे, 2 जूल को रखेंगे। m कितना है सर 1, g का वैल्यू 10, h तो हमको निकालना ही है। तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही होगा। तो हम लोग काहे नहीं h = सीधे सीधे 2/10 लिख लें। बिल्कुल सर। और 2 × 2 और 2 × 5 = 10। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 मीटर। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में 0.2 मीटर है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 में है। तो सही आंसर सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है क्रोमियम, दूसरा ऑप्शन है लेड, तीसरा ऑप्शन है निकिल, चौथा ऑप्शन है जिंक। बताइए ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आप क्या कहेंगे सर जी 1000 बार याद किए हैं कि जब हम लोग जस्तीकरण की बात करते हैं उसी को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। और इसमें क्या करते हैं, तो लोहे से जो बनी हुई सामान होती है या वस्तु होती है उस पर हम लोग जस्ता का लेप चढ़ाते हैं और जस्ता को ही हम लोग क्या कहते हैं, जिंक कहते हैं। भाई मेरे आपसे क्वेश्चन भी तो वही पूछा जा रहा है। तो आप बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि गैल्वेनीकरण की जो प्रक्रिया है या फिर किसी भी लोह चीज़ पे आप पेंट करते हो, ये सब के सब क्या है, तो जंग से बचने का अस्थायी तरीका है, यानी कि टेम्पररी मेथड है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राइजोम का उदाहरण है। ऑप्शन दिया हुआ है प्याज, दूसरा ऑप्शन है आलू, तीसरा ऑप्शन है गन्ना, चौथा ऑप्शन है अदरक। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइजोम का उदाहरण है। आप कहेंगे गुरुजी ये राइजोम क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो राइजोम है ये भूमिगत तना का रूपांतरित रूप होता है। राइजोम क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि भूमिगत तना का रूपांतरित रूप होता है, मॉडिफाइड फॉर्म होता है। राइजोम क्या होता है, तो राइजोम जो है वो मोटा फैला हुआ तना होता है। राइजोम क्या होता है, मोटा फैला हुआ तना होता है। और ध्यान में रखिएगा कि जो हल्दी है और साथ ही साथ जो अदरक है ये किसके उदाहरण होते हैं, तो राइजोम के उदाहरण होते हैं। क्यों, क्योंकि आप सभी कहते हैं कि हल्दी और अदरक जो है वो तना है। किस प्रकार का तना है, तो गुरुजी ये मोटा होता है और फैला हुआ होता है और इसी को क्या बोला जाता है, तो आप कहेंगे राइजोम बोला जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राइजोम का उदाहरण है, तो आपके ऑप्शन में हल्दी नहीं दिया गया है लेकिन अदरक दिया गया है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आप में से बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो प्याज और आलू भी है और प्याज और आलू भी क्या है, तो भूमिगत तना के ही रूपांतरित रूप हैं, तो इसका क्या बायोलॉजिकली नेम होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि मेरे मित्र जो आपका प्याज होता है और साथ ही साथ जो लहसुन होता है, ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये दोनों जो हैं वो सल्ककंद कहलाते हैं। ध्यान में रखेंगे कि प्याज और लहसुन क्या हैं, तो आप कहेंगे सर ये भी भूमिगत तना ही है लेकिन इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, बल्ब के जैसा होता है, या आप कह सकते हो कि शकरकंद के जैसा होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सल्ककंद बोला जाता है। और साथ ही आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो आलू भी दिया हुआ है। तो भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखना कि आलू भी क्या है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी आलू जो है वो भी तना ही है, भूमिगत तना ही है, लेकिन इसको क्या बोला जाता है, तो आलू जो है वो स्तंभकंद का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, स्तंभकंद का उदाहरण है। आप कहेंगे कि सर ऑप्शन में तो गन्ना भी है,
तो ये बताओ कि गन्ना किस चीज़ का उदाहरण होगा। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि गन्ना तो आपका पेड़ हो जाता है, लेकिन गन्ना का जो जड़ है, गन्ना का जो जड़ है उसके जड़ को हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरुजी ये अब स्तंभ मूल कहलाता है, यानी कि स्टील रूट कहलाता है। और ध्यान में रखिएगा कि गन्ना का जो जड़ है वो गन्ना को क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, यानी कि यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। तो आप सभी क्या ध्यान में रखेंगे कि भूमिगत तना का जो रूपांतरित रूप होता है उसमें राइजोम आ जाते हैं, सल्बकंद आ जाते हैं, स्तंभकंद आ जाते हैं, जिसमें राइजोम का उदाहरण हल्दी और अदरक हो जाता है, सल्बकंद का उदाहरण प्याज और लहसुन हो जाता है, और स्तंभकंद का उदाहरण आलू हो जाता है। जबकि गन्ना का जो जड़ होता है वो आपका किस प्रकार का जड़ होता है, या उसका जड़ क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे अवस्तंभ मूल कहलाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टील रूट बोलते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि CE58 तत्वों के डैश ब्लॉक का सदस्य है। ऑप्शन दिया हुआ है F, दूसरा ऑप्शन है S, और तीसरा ऑप्शन है D, और चौथा ऑप्शन है P। मेरे मित्र ये चीज़ मैंने आपको जस्ट पीछे के सेशन में बताया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो CE58 की बात की जा रही है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसी को हम लोग सीरियम कहते हैं, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 58 होता है। आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि जो सीरियम एलिमेंट है जिसका परमाणु संख्या 58 है, ये आवर्त सारणी के किस ब्लॉक का एलिमेंट है? आप कहेंगे सर अब याद आ गया। और अगर आपको याद आ गया तो नीचे आप कमेंट करके बताइए कि सीरियम 58 जो है वो आवर्त सारणी के किस ब्लॉक का एलिमेंट है। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है घनत्व, दूसरा ऑप्शन है दाब, तीसरा ऑप्शन है सापेक्षिक घनत्व, चौथा ऑप्शन है संवेग। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सी भौतिक राशि ऐसी है जिसका कोई यूनिट नहीं होता है, इकाई नहीं होता है? आप क्या कहेंगे कि सर पहला ऑप्शन में है घनत्व। पहला ऑप्शन में क्या है? घनत्व, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप कहेंगे कि गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं। और डेंसिटी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? आप कहते हैं कि गुरुजी मास बाई वॉल्यूम होता है। द्रव्यमान बटा आयतन क्या कहलाता है? आप कहते हैं घनत्व कहलाता है। ध्यान दीजिएगा कि मास का यूनिट क्या होता है? आप कहते हैं केजी, वॉल्यूम का यूनिट तो गुरुजी मीटर क्यूब, तो डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाता है? केजी पर मीटर क्यूब। लेकिन आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से किस भौतिक राशि का कोई यूनिट नहीं होता है? तो आप क्या कहेंगे? घनत्व का तो यूनिट होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर। आपका दूसरा ऑप्शन है दाब। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी दाब को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है? तो इसी को हम लोग इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं। और हम सभी क्या कहते हैं कि P इक्वल टू फॉर्मूला होता है F बटा A, जहाँ पे F क्या है? फोर्स है, A क्या है? एरिया है, और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? आप कहते हैं कि गुरुजी न्यूटन होता है। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो दाब का जो ऐसा यूनिट हो जाता है वो क्या हो जाता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि गुरुजी इसी को हम लोग पास्कल कहते हैं। क्या देख रहे हैं कि दाब का भी यूनिट होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसका कोई यूनिट नहीं होता है? आपका अगला ऑप्शन है सापेक्षिक घनत्व। क्या है ऑप्शन? सापेक्षिक घनत्व। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि सापेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? तो सापेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला होता है वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व, वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व। और ध्यान में रखिएगा कि सापेक्षिक घनत्व क्या है? एक शुद्ध संख्या है। क्या है? एक शुद्ध संख्या है और इसका कोई यूनिट नहीं होता है। सापेक्षिक घनत्व का कोई यूनिट नहीं होता है। और आपके अगले ऑप्शन में है संवेग। नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि संवेग को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला mv होता है। m का यूनिट हम लोग kg लिखते हैं और v सर मीटर पर सेकेंड। तो kg मीटर पर सेकेंड क्या हो जाता है? संवेग का यूनिट हो जाता है। आप क्या देख रहे हैं कि घनत्व, दाब और साथ ही साथ संवेग, इस तीनों का कोई ना कोई यूनिट है। जबकि सापेक्षिक घनत्व के बारे में मैंने क्या बताया कि ये एक शुद्ध संख्या है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो आप बताओ कि सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर सापेक्षिक घनत्व ही सही आंसर होगा। तो आप देख लो कि आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे कि सर तीसरे ऑप्शन में है। तो सर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि धातु के तार का प्रतिरोध होता है इसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल के समानुपाती। दूसरा ऑप्शन है इसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती। तीसरा ऑप्शन है इसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के समानुपाती। और चौथा ऑप्शन है इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी क्या कहेंगे? गुरुजी कई बार आपने बताया है कि जब भी हम लोग किसी भी तार के प्रतिरोध R की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है वो तार के लंबाई के समानुपाती होती है, जबकि उसके क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब साफ है कि किसी भी धातु के तार का जो प्रतिरोध होगा वो उसके लंबाई के समानुपाती होगा और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। और क्वेश्चन भी आपसे सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि धातु के तार का प्रतिरोध होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है कि इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगें हैं? ऑप्शन दिया हुआ है रेडियो तरंगें, दूसरा ऑप्शन है ध्वनि तरंगें, तीसरा ऑप्शन है सूक्ष्म तरंगें, चौथा ऑप्शन है एक्स किरणें। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा यांत्रिक तरंग है? आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब हम लोग तरंग की बात करते हैं यानी कि वेव की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि इसके द्वारा ऊर्जा जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है या गमन करता है। और आप क्या कहते हैं कि मोटे तौर पे जो तरंग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यांत्रिक तरंग, एक क्या होता है? यांत्रिक तरंग, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप कहेंगे कि गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में मैकेनिकल वेव कहते हैं। और दूसरा होता है आपका अयांत्रिक तरंग। दूसरा क्या होता है? अयांत्रिक तरंग, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो आपका ध्वनि तरंग है, जो आपका ध्वनि तरंग है, साथ ही साथ जो वायु में उत्पन्न तरंग है, जो वायु में उत्पन्न तरंग है, और साथ ही साथ जो स्प्रिंग द्वारा उत्पन्न तरंग होता है, स्प्रिंग द्वारा उत्पन्न तरंग होता है, ये सब के सब क्या होते हैं? तो आप सभी याद रखेंगे सब के सब यांत्रिक तरंग के उदाहरण होते हैं। जबकि जब हम लोग बात करते हैं अयांत्रिक तरंग की तो जो आपका रेडियो तरंग होता है, साथ ही साथ जो एक्स रे है, साथ ही साथ जो आपका शॉर्ट वेव होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लघु तरंग, या फिर जो आपका दीर्घ तरंग है, ये सब के सब किसके उदाहरण होते हैं? तो अयांत्रिक तरंग के उदाहरण होते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगें होती हैं? आपका पहला ऑप्शन है रेडियो तरंग। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये तो अयांत्रिक तरंग होता है। आपका दूसरा ऑप्शन है ध्वनि तरंग। आप क्या कहेंगे? अब ये बताया है आपने कि यांत्रिक तरंग का उदाहरण कौन होता है? ध्वनि तरंग। तो आपके क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया। सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। आप कहेंगे सर अगले ऑप्शन में सूक्ष्म तरंग है, तो ध्यान में रखिएगा सूक्ष्म तरंग को ही हम लोग क्या कहते हैं? लघु तरंग कहते हैं, जिसको शॉर्ट वेव बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा कि दीर्घ तरंग भी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्ग वेव कहते हैं। और आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में एक्स किरणें भी दिया गया है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे जो आपका एक्स किरण है उसी को हम लोग इंग्लिश में एक्सरे बोलते हैं, और ये भी क्या होता है? अयांत्रिक तरंग होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि समय t के दौरान तार में विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण डैश द्वारा किया जाता है। बताइए, न बनेगा? आसानी से बन जाएगा। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि t समय के दौरान किसी तार से अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है तब जो ऊष्मा का निर्धारण होता है वो किस फॉर्मूला के द्वारा किया जाता है? आप कहेंगे सर ये बताओ कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है? तो मेरे मित्र आप सबों ने कई बार हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का नाम सुना होगा, कई बार हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का नाम सुना होगा। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग ये समझते हैं कि अगर किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो वो चालक तार गर्म हो जाएगा, और यही क्या कहलाता है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। जिसके बारे में किसने बताया था? तो सर इसके बारे में जूल नामक वैज्ञानिक ने बताया था।
मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी और वो चालक तार गर्म हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि उस चालक तार के द्वारा कुछ न कुछ ऊष्मा रिलीज किया जाता होगा, कुछ न कुछ उससे ऊष्मा निकलता होगा। तो कितना अमाउंट में ऊष्मा निकलता होगा, इस चीज़ के लिए सूत्र भी किसके द्वारा दिया गया, तो जूल नामक वैज्ञानिक के द्वारा ही दिया गया। और सूत्र क्या था, तो मेरे मित्र वही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि जूल नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि अगर कोई चालक तार AB हो, अगर कोई चालक तार AB हो जिसका प्रतिरोध R हो और इससे I विद्युत धारा T समय तक प्रवाहित किया जाए, अगर कोई चालक तार AB हो जिसका प्रतिरोध R हो और इससे I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा हो, तो इसके गर्म होने से जो ऊष्मा निकलेगी वो किस रूप में होगा, तो आप सभी याद रखेंगे H = I² के रूप में होगा। किस रूप में होगा, H = I² के रूप में होगा। और यही क्या है आपका, तो विद्युत धारा के ऊष्मा प्रभाव के लिए व्यंजक है। यानी कि कोई भी चालक तार अगर गर्म हो रहा है तो वो कितना ऊष्मा रिलीज कर रहा है, इस चीज़ का हम पता कैसे लगा सकते हैं, तो उस चालक तार से जितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसको स्क्वायर करके और साथ ही साथ उसका जो प्रतिरोध है और जितने समय तक हो रही है, इन तीनों को गुना कर देंगे तो कितना ऊष्मा निकल रहा है हमको पता चल जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समय t के दौरान तार में विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण डैश द्वारा किया जाता है। आप कहेंगे H = I² के द्वारा किया जाता है। तो आप देख लीजिए कि ये फार्मूला आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे गुरुजी ये फार्मूला हमारे तीसरे ऑप्शन में है। तो क्लियर है सर कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय सहसंयोजन बंध दर्शाता है। ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरीन अणु, दूसरा ऑप्शन है पानी का अणु, तीसरा ऑप्शन है अमोनिया अणु और चौथा ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा गैर ध्रुवीय सहसंयोजन बंध को दर्शाता है। आप कहेंगे ये गैर ध्रुवीय सहसंयोजन बंध क्या होता है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग गैर ध्रुवीय सहसंयोजन बंध की बात करते हैं, जब हम लोग गैर ध्रुवीय सहसंयोजन बंध की बात करते हैं तो इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब दो समान परमाणु के बीच, जब दो समान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा होने से अणु का निर्माण होता है, तब जो उसका बॉन्ड कहलाता है वो क्या कहलाता है, गैर ध्रुवीय सहसंयोजन बंधन कहलाता है। तो आप सभी चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं क्या, कि दो समान परमाणु के बीच, दो समान परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा होने से बनने वाला बॉन्ड सामान्यतः गैर ध्रुवीय सहसंयोजन बंध कहलाता है या फिर नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। मतलब साफ है कि दो समान परमाणु से जो अणु बनेगा इलेक्ट्रॉन के साझा होने से, उसका जो बॉन्ड होगा वो गैर ध्रुवीय सहसंयोजन बंध कहलाएगा। और जब दो असमान परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन के साझा होने से बॉन्ड बनेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुवीय सहसंयोजन बंध, यानी कि उसको हम लोग इंग्लिश में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। बस ये छोटा सा कंसेप्ट है जिसको आप सबों को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि गैर ध्रुवीय की बात की जाएगी तो क्या कहेंगे कि दो समान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा होने से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग गैर ध्रुवीय सहसंयोजन बंध कहते हैं। लेकिन जब दो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा होने से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, जिसको हिंदी में ध्रुवीय सहसंयोजन बंधन बोला जाता है। तो आप देख लीजिए कि एक ही प्रकार के परमाणु से आपके दिए गए ऑप्शन में से कौन से अणु का निर्माण हुआ है। आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है पानी का अणु, तीसरा ऑप्शन है अमोनिया अणु और चौथा ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल। और अगर हम लोग इसके मॉलिक्यूल्स के फॉर्म को देखें तो हम लोग कहेंगे कि सर Cl2 होगा क्लोरीन का अणु, और जल के अणु के लिए H2O हो जाएगा, अमोनिया के अणु के लिए NH3 हो जाएगा और सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए H2SO4 हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं कि क्लोरीन का जो अणु है इसमें क्लोरीन के ही दो परमाणु होंगे, यानी कि आपने अभी जस्ट बताया कि दो समान परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा होने से बनने वाला बॉन्ड, यानी कि क्लोरीन अणु का जो बॉन्ड होगा
या क्लोरीन अणु बनने के लिए 2 क्लोरीन परमाणु के बीच में जो बॉन्ड बना होगा वो क्या कहलाएगा हमारा, आप कहेंगे गैर ध्रुवीय सहसंयोजन बंध कहलाएगा। तो आप बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे मित्र गैर ध्रुवीय सहसंयोजन बंध के लिए और ध्रुवीय सहसंयोजन बंध के लिए आपको ये छोटा सा कंसेप्ट अपने माइंड में रखना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे मित्र कंफ्यूज हो जाएंगे कि गुरुजी यहाँ पे तो आपने हिंदी नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ पे हिंदी भी लिख दे रहा हूँ। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवीय सहसंयोजन बंध कहते हैं, और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग गैर ध्रुवीय सहसंयोजन बंध कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है जूल, दूसरा ऑप्शन है पास्कल, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन और चौथा ऑप्शन है वाट। बताइए ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले ऑप्शन में जूल की बात की जा रही है, तो जूल किसका यूनिट होता है, तो आप कहते हैं कि ये कार्य या ऊर्जा का यूनिट होता है। और आपके दूसरे ऑप्शन में पास्कल की बात की जा रही है, आप सभी क्या कहेंगे कि इसी ऑप्शन में आपने बताया है कि पास्कल जो है वो दाब का यूनिट होता है। तीसरा ऑप्शन है न्यूटन, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी न्यूटन जो है वो बल का यूनिट होता है। और आपका चौथा ऑप्शन है वाट, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी वाट जो है ये शक्ति का यूनिट होता है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है, आप कहेंगे न्यूटन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। और अब आपको इस टाइप का प्रश्न दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।